हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली, जहां आपको मिलेंगे नोट्स ही नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लुईस कॉसेल अप्रोच और वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब से आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी और पीडीएफ का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेम हियर आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसी के अंदर आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। ये थ्योरी दी गई थी हिटलर और लंडन नाम के दो साइंटिस्ट के द्वारा, और इसे फर्दर डेवलप किया पॉलिंग और कुछ अदर साइंटिस्ट ने। तो इसका हम बेस इस तरह से तैयार करते हैं। अब हम सबसे पहले दो हाइड्रोजन के एटम्स कंसीडर करते हैं। अब हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो वो आपस में आइडेंटिकल ही होंगे, बट हम दोनों का नाम रख देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए और बी। तो एक जो एटम है, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर इनके बीच में सिर्फ एक टाइप की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जब इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस घटता जाता है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो फिर ये देखा गया कि इसके अंदर न्यू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो होती हैं एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच में। तो चार टाइप्स की अट्रैक्टिव फोर्स हो गई, और रिपल्सिव फोर्स आती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और सबसे पहले हम नोट करते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा है, तो जो एटम्स है वो एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब ये दोनों और क्लोज नहीं आ सकते, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड बैलेंस हो गया है और सिस्टम के पास एक मिनिमम एनर्जी है। अगर हम इन एटम्स को और क्लोज लाएंगे तो फिर इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेंगे, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल बनेगा। अब देखते हैं हम ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। यही हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेस बनता है। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे, कोई चीज़ किसी के ऊपर थोड़ा सा पार्शियली उसके ऊपर चढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग हो गई। तो जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड बनता है। और ये जो ओवरलैप कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए वैलिड है। अब हमने पहले भी बात की है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होता है और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। तो इस वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स की या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप, फॉर्मेशन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है और कैसे होती है। अब ओवरलैपिंग किसकी होनी है, अगर एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो सबसे पहला ओवरलैपिंग का टाइप आता है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। अगर ऑर्बिटल्स जो हैं वो दोनों इन फेज़ हैं, मतलब उनका साइन जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया, पॉजिटिव है इन फेज़ के लिए और नेगेटिव है आउट ऑफ फेज़। अब जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का डुअल नेचर कंसीडर किया था, तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो फिर पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी इलेक्ट्रॉन वेव्स की तो फिर वो कहलाएगा आउट ऑफ फेज़ ओवरलैप या नेगेटिव ओवरलैप। फिर हम देखते हैं ज़ीरो ओवरलैप, मतलब जहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गई। अब पी एक्स और पी वाई ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, ये ज़ीरो ओवरलैप कहलाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है, तो अभी हमने ऊपर देखा ओवरलैपिंग कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ज़ीरो होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, एक होते है जो बनाती है सिग्मा बॉन्ड और एक बनाती है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तीन टाइप से बनता है, एसएस ओवरलैपिंग। अब जो हमारे एसएस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो जुड़ के बनाते हैं एसएस ओवरलैपिंग। उसके बाद आता है एसपी ओवरलैपिंग और फिर आता है पीपी ओवरलैपिंग। पर पीपी ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि ये वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए पी सेट के जो अलोंग द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, और इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस हम मानते हैं अपनी जेड एक्सिस को। तो ये पी जेड वाले ओवरलैप करके बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो sp होता है इसके अंदर भी s ऑर्बिटल्स तो चारों ओर से सिमेट्रिकल होता है, और यहाँ पे भी p वाला जो ऑर्बिटल होता है वो होता है pz।
अब जो हमारे पास px और py ऑर्बिटल्स रह गए वो आपस में जुड़ के बनाते हैं पाई बॉन्ड, बट px और py नहीं जुड़ते, px px के साथ जुड़ता है और py py के साथ, और इनको डबल लोब से या डम्बल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो अलोन फॉर्म कर सकता है, बट जो पाई बॉन्ड होता है वो ऑलवेज इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब जैसे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में तो वो हमेशा सिग्मा होगा, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अब जब डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं बट उनकी जो एनर्जी है और जो शेप है वो स्लाइटली डिफरेंट हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, तो फिर वो जुड़ के बनाते हैं कुछ ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सबकी एनर्जी सेम होती है और शेप सेम होती है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ सैलिएंट फीचर्स, ये आप रीड कीजिएगा। और फिर आती कुछ नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक कंडीशन रह गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन असेंशियल नहीं है, वो कभी कभी लोन पेयर की फॉर्म में भी रह जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे जो ऑर्बिटल्स उनके अंदर से प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आगे पता लगेगा एग्जाम्पल्स में कि कैसे करना है। अब आया कि नीड फॉर मॉडिफिकेशन इन वीबीटी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या थी। अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि वीबीटी जो है वो सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट को पहले आपसे इंट्रोड्यूस करती है और वो उसी के बेसिस पे बताती है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है उनके बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, मतलब तीनों परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। तो फिर कोई भी कंपाउंड बनेगा उन सब में तो सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, क्योंकि वो ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से बने हैं। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो एंगल्स हैं वो सिर्फ 90 डिग्री के नहीं होते। हमने वेस्पर में भी पढ़ा, माना वो सारे एंगल सही नहीं थे लेकिन कुछ ठीक थे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे वेस्पर में डिफरेंट सिस्टम्स थे, AB2, AB3, AB5, ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन के भी सिस्टम्स होते हैं। तो अब देखिए s ऑर्बिटल हमारे पास एक ही होता है और p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 3, और साथ ही ऐसे d ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 5। तो वो सब हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे भी हमारा वेस्पर थ्योरी वाला ही काम जो फंडा है वो हम यूज़ करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच। सबसे पहली टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब मैं आपको ना वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में एक कॉमन लिंक बताती हूँ कि कैसे। जैसे sp है, एक s है एक p है, तो यहाँ पे नंबर हो गया 2। तो जैसे वेस्पर में AB2 सिस्टम होता था, मतलब बीच में A जो है वो सेंट्रल एटम और साइड में 2 एटम्स जो B होते थे। तो ऐसे ही sp है, तो A को हमने कॉमन रखना है और sp मिलाकर 2 हुए तो B2 लगा देना है। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो AB2 सिस्टम जैसी आएगी, मतलब लीनियर। और इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं BeCl2 और BeH2। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए और एक s, तो टोटल मिला के 3 हो गए। तो ये इक्वलेंट होगा AB3 सिस्टम वेस्पर थ्योरी के। और इसके एग्जांपल्स है BF3, BCl3, AlCl3। अब ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बनाया है BF3 का स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल होगा इसके अंदर 120 डिग्री का, और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। फिर देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप गेस कीजिए, ये है AB4 सिस्टम वेस्पर थ्योरी के इक्वलेंट। तो इसके एग्जांपल्स आगे CCl4,
CH4 और इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का विद अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसके कोई डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज आती हैं NH3 और H2O, और उनकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़िए और एग्ज़ाम में वैसे ही लिखिए। और स्ट्रक्चर बनाना एग्ज़ाम में मस्ट होता है, आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। फिर आता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हमने पढ़ लिया तो d ऑर्बिटल्स हमारे पास अब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल्स हमारे पास सिर्फ 3 होते हैं। अब पहले एक d मिक्स हुआ, तो अब यहाँ पे टोटल गिनिए 1 s 3 p 1 d मतलब 5, तो ये इक्वलेंट होगा AB5 सिस्टम के। तो इसका कॉमन एग्जांपल आ गया PCl5 और PF5। ऐसे ही इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। फिर आता है sp3d2 मतलब 1 s 3 p और 2 d, तो मिलाकर हो गए 6। तो ये हो गया हमारा AB6 सिस्टम के इक्वलेंट। और ये रहा हमारे पास PCl5 और SF6 का स्ट्रक्चर। फिर हम देखते हैं sp3d3। sp3d3 मतलब यहाँ पे AB7 सिस्टम के इक्वलेंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टार लगाए नामों के आगे एलिमेंट्स के, ये है एक्साइटेड स्टेट शो कर रहा है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड ऑर्बिटल का वो नेक्स्ट में प्रमोट हो जाते हैं, जो वैलेंस है, ताकि सबके पास 1 वैलेंसी आए और वो लोग आपस में कंबाइन कर जाए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे सिलेबस में इतने ही थे। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन पता करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए जो SO2 है, इसके अंदर वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन तो उसी ट्रिक के साथ किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रायर कंडीशन नहीं होती, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि यहाँ जो सल्फ़र है हमारे पास, उसके पास ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 3p में 4, तो उसने सिर्फ 3p वाले को 3d में प्रमोट किया है और 3s जो है वो वैसा ही रहा, और वो लोन पेयर की फॉर्म में SO2 के अंदर रहेगा s के ऊपर। अब देखिए जो पाई बॉन्ड होता है वो बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए इसके अंदर हुई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, और एक 3p ऑर्बिटल और एक 3d ऑर्बिटल यहाँ पे रह गया है अनहाइब्रिडाइज्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो बनता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते हैं हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो SO2 में एक ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक बनाया पाई बॉन्ड, और दूसरी ऑक्सीजन ने भी एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक बना लिया पाई बॉन्ड। तो ऐसे ही आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। फिर आता है SO3 का स्ट्रक्चर हमारा, इसके अंदर भी कुछ सिमिलर ही केस है। फिर हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, इससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। फिर आता है कार्बन। कार्बन के साथ ये एक केस है जहाँ पे भी आपको सिंगली बॉन्डेड कार्बन दिखे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, वहाँ आपको डायरेक्ट समझ लेना है कि वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है कार्बन की। अगर उसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखते हैं C2H6, इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, 10th में हमने पढ़ा है, ये अल्केन सीरीज़ में आता है। तो C2H6 इसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। फिर आता है C2H4, अब ये होता है इथीन का मॉलिक्यूल, अल्कीन सीरीज़। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो साफ सी बात है यहाँ पे होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर आता है C2H2 इथाइन मॉलिक्यूल, मतलब ये अल्काइन सीरीज़ का मेंबर है, तो इसके अंदर आएगी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन sp। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की ट्रिक। इसके लिए आपको ये मिलेगी प्रदीप की गाइड में। तो इसके लिए ना 2 टाइप्स की ट्रिक होती है, एक तो होती है डायरेक्ट फार्मूला से कैलकुलेट हो जाती है, नहीं तो आप ये वाली देखिए ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उन सब के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए या आयंस के। बट ये जो ट्रिक है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए काम नहीं करती है, और ये सिर्फ मोनोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए काम करती है, मतलब जिनके बीच में एक ही सेंट्रल एटम है। और उसके बाद आता है कि ये सिर्फ 56 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक वैलिड है, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर 56 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 56 होना चाहिए, उसके बाद ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं सारे एटम्स के, और अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 से 8 के बीच में या 2 और 8 हैं, तो आपको उस नंबर को
डिवाइड करते जाना है 2 से जब तक उसका रिमाइंडर जो है वो 2 से कम ना आ जाए। या फिर अगर वो 8 से लेके 56 तक आते हैं, मतलब 8 तो 2 वाली सीरीज़ में काउंट हो गया, अगर वो 9 से 56 तक आते तो आपको उसको कॉन्टीन्यूसली 8 से डिवाइड करना है। और फिर अगर वो 2 से 8 के बीच में बचता है फिर उसे 2 से डिवाइड कीजिए जब तक रिमाइंडर 0 और 1 नहीं बच जाता। फिर सारे क्वेश्चन को ऐड कर दीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, CH4 का मैंने दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। तो 8 2 और 8 वाली सीरीज़ में आया, तो 8 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आया 4 मैंने आपको बताया था कैसे बन सकता है, sp3 से। आगे मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ इसका। देखिए BCl2 का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसके अंदर आया 16 हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 16 को हमने 8 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 8 से ग्रेटर है तो 8 से डिवाइड करेंगे, आया 2। तो 2 क्या हो, 2 के साथ sp। इसके हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास क्वोशंट का सम 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, और ऐसे ही आप चेक कर लीजिए। और आगे आता है ये फार्मूला। ये फार्मूला है x इक्वल हाफ इंटू VE प्लस MA माइनस C प्लस A। अब आप सोचेंगे ये सब क्या है, नीचे देखिए सब कुछ लिखा है। V ही है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, और MA है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। C होता है चार्ज ऑन कैटायन। अगर उस मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कोई किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना हमें माइनस कर देना है, और अगर वो अनायन है मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उतना हमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो x नंबर आएगा, वैल्यू ऑफ x से हम ये हाइब्रिडाइजेशन को गेस कर सकते हैं। जैसे हमने पहले किया था, 2 आया तो sp3 आया तो sp2। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस के एग्जांपल दें कि उनके अंदर वैल्यू x की कितनी आती है, लोन पेयर क्या आता है, ये देख लीजिए। और जब देखिए NH3 हमारे पास होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और अगर उसके साथ हमने एक हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर जो है बॉन्ड एंगल वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आ रही थी, बट अब वो ऐसा नहीं है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और उसके बाद देखिए H2O के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, उसके साथ हमने एक हाइड्रोजन का अनायन लगा दिया तो फिर वो H3O पॉजिटिव बन गया, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इस केस में भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाता है। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।